हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2023-24 की सीरीज के तहत आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कार्यपत्रक 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में आधार रेखा आकलन को सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अभिक्रिया 2Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें अभिकारक व उत्पाद कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन से हैं और उत्पाद कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो देखें, हम लिख लेते हैं अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। देखो, अभिकारक क्या होते हैं? जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, या हम कह सकते हैं वे पदार्थ यौगिक तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो यहाँ पर कौन भाग ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अभिकारक कौन है? एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है। उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या उत्पाद है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ या यौगिक या तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनने वाला नया पदार्थ होता है, वो होता है आपका उत्पाद। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो अभिकारक है वो हमेशा ये जो बीच का एरो वाला चिन्ह है, इसके हमेशा बाएं भाग में लिखा जाता है। वहाँ पे लिखे जाते हैं अभिकारक हमेशा बाएं भाग में लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाएं भाग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान होता है जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया बाएं भाग से दाएं भाग की ओर हो रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभिकारक साधारण अभिक्रिया में ज्यादातर बाएं भाग में लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाएं भाग में। ठीक। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ, हम कह सकते हैं कि जिनके बीच अभिक्रिया होती है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। आपको किसका सूत्र लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बच्चों, कैल्शियम का सूत्र होता है प्रतीक Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। तो सूत्र क्या होगा? CaCO3। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों चूना पत्थर या संगमरमर। चूना पत्थर भी इसे कहते हैं, और क्या कहते हैं? और इसे बच्चों संगमरमर भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CaCO3। अगला देखो, प्रश्न संख्या 3, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का आपको नियम लिखना है। तो पहले हम नियम लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाता हूं। तो हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान सदैव संरक्षित यानी नियत रहता है। संरक्षित यानी कि नियत रहता है। ठीक है। अब देखो, इस बात को समझो। ये बात क्या है? द्रव्यमान संरक्षण मतलब जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण पदार्थों के द्रव्यमान में कुछ भी अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा कोई अभिक्रिया A+B और इनके मिलने से
क्या बन रहा है, ए बी। तो ए और बी ये दोनों क्या है, ये आपके अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और ये ए बी क्या है, आपका उत्पाद है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। द्रव्यमान में न तो कोई कमी होगी और न ही कोई वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। मतलब अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, उतना का उतना द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद में ही रहेगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली एक विधि का नाम दीजिए। आपको एक विधि का नाम लिखना है। तो उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम है, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की एक विधि है। अगला प्रश्न संख्या 5, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो, बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। और इसका सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। क्या सूत्र होता है, CaOH2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो देखो यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या है, आपका जिंक है। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर आपका अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक कॉपर की तुलना में क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कॉपर की तुलना में अधिक क्या है, अधिक क्रियाशील है। इस वजह से ये क्या करेगा, ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जिंक है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है और उससे क्या होता है, आपका नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, द्विविस्थापन। मतलब दोनों यौगिकों के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान यानी कि विस्थापन होता है। अब देखो हमें क्या बनाना है, इसका एक उदाहरण बताना है। तो उदाहरण मैं लिख लेता हूं यहाँ पर उदाहरण लिख रहे हैं BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, जो कि जलीय विलयन है। AQ का मतलब है एक्वस यानी जलीय विलयन। तो BaCl2, साथ में हम ले रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी क्या है, जलीय विलयन, एक्वस। इन दोनों के बीच में हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, जो कि क्या होगा, एक अवक्षेप होगा। अवक्षेप मतलब श्वेत ठोस पदार्थ। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा आपका 2NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। जैसे Ba2+ होता है और Cl2 क्या हो गया, 2- क्योंकि यहाँ पर दो अणु हैं। इसी तरह Na क्या हो गया, 2+ हो गया और SO4 क्या हो गया, 2- हो गया।
तो हुआ क्या है कि यहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन के साथ आयनों का आदान प्रदान किया है और बेरियम ने सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्या बन गया? सल्फेट। और सोडियम क्या बन गया? क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है और नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आठवां है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या बन रहा है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कौन सा अभिकारक का उपचयन हो रहा है और कौन सा क्या हो रहा है? अपचयन। अब देखो, उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। सॉरी, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन के अंदर कमी। इसका मतलब क्या होता है कि उसका उपचयन हो रहा है। और अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है कि आपकी ऑक्सीजन के अंदर कमी और आपके हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है, अब देखो यहां पर जिंक ऑक्साइड, पहले इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन में कमी होगी, तो हम कहेंगे कि अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का। अपचयन किसका हो रहा है? ZnO, जिंक ऑक्साइड का। यहाँ पर देखो कार्बन, कार्बन पहले अकेला था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई। तो कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का हो रहा है आपके उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो रही है? ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो उपचयन किसका हो रहा है? उपचयन हो रहा है आपके कार्बन का। यहाँ से हमें क्या पता चला कि अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि, और उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो उसका क्या हो रहा है? उपचयन। ठीक, अगला, CuSO4 को जिंक के पात्र में नहीं रखा जाता है, क्यों? जो कॉपर सल्फेट है उसको जिंक के पात्र में नहीं रखा जाता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अभी हमने देखा था कि जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। इस वजह से ये कॉपर को उसकी यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और नया यौगिक क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। इस वजह से जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रखा जाता है। तो हम लिखेंगे कि जो जिंक है, जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने की वजह से, कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यौगिक से विस्थापित करके नए यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, लिखेंगे कि क्योंकि कि जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके वो नए यौगिक का निर्माण करता है। इस वजह से कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में नहीं रखा जाता। अभिक्रिया भी ऊपर लिखी हुई है, देखो अभिक्रिया क्या लिख सकते हो? CuSO4, इसकी अभिक्रिया हो रही है जिंक से, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा आपका? कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब क्या है? PbNO3 2। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह किस गैस का होता है? तो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो देखो अभिक्रिया क्या होती है? लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, 2PbNO3 2, ये किसका सूत्र है? लेड नाइट्रेट का। इसको हम क्या करेंगे? गर्म, तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस क्या बनेगा? 4NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? आपकी ऑक्सीजन। तो जो ये भूरे रंग का धुआं होता है वो होता है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि NO2 के कारण, NO2 की
वजह से क्या होता है, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से भूरे रंग का धुआं क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है बच्चों, उत्सर्जित होता है। तो ये था आपका कार्यपत्रक 1। उम्मीद करता हूं 10 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और साथ ही साथ आपका 360 डिग्री क्या होगा, साथ साथ में रिवीजन होगा। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।